हर बात में एक उफ निकलती है। काश उफ कह देना काफी होता। आपके 16 यूनिट का बिल 1000 आ जाए तो एक उफ लबों से निकलती है। उफ तो इस अवाम के मुंह से निकलती रहती है। ये तो अब मामूल का किस्सा बन गया है। बिजली का बिल हाथ में आता है तो उफ निकलती है। जब सर्दियों में गैस का बिल आएगा तो उफ निकला करेगी, क्योंकि गैस के बिलों में 60% इजाफा कर दिया गया है। आलू, टमाटर, प्याज, दालें और सब्जी का बिल देखते ही मुंह से उफ बरामद होता है। कई लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में नसीम शाह के आखिरी 2 छक्के पर भी उफ कहने पर मजबूर हो गए। जब गरीब आदमी इंसाफ के लिए सालों अदालतों के चक्कर काटता रहे और जिस रोज उसे इंसाफ मिले उसी रोज अगर वो मौके पर उफ कहते हुए इंतकाल कर जाए तो सुनने वाला हर शख्स भी कह देता है उफ। पाकिस्तानियों की जिंदगियां आजकल इसी उफ के इर्द गिर्द घूम रही हैं। 18 रुपए का यूनिट 3 गुना बढ़कर 54 रुपए का हो गया तो उफ। ये उफ सिर्फ अवाम को सूट करता है। अगर ये उफ इस मुल्क के अशराफिया के मुंह से निकले तो ऐसी अशराफिया का दौर फिटे मुंह जे तुसी भी उफ ही करना है ते फिर तुहाडे पैदा होने ते उफ। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नवाज शरीफ हुकूमत का अवाम पर लगे महंगाई के जख्मों के लिए ट्विटर के जरिए उफ का मरहम फराहम करने का बड़ा फैसला हो गया है। शुक्रिया मियां नवाज शरीफ साहब। महंगाई, पेट्रोल और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत का मुश्तरका तौर पर उफ कहने का उसूली फैसला कर लिया गया है। आज एक जज को चंद वकीलों ने पकड़कर मारा। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें चंद वकील एक मजिस्ट्रेट साहब को बुरी तरह पीट रहे हैं। हो सकता है वकीलों पर पर्चे काटे जाएं, मगर कल ही हमने तुहीने अदालत के एक केस में आला अदलिया के रिमार्क सुने कि इमरान खान हमारे बारे में कुछ भी कह देते तो तुहीने अदालत की कार्रवाई ना करते। हमारे बारे में बहुत कुछ कहा गया, हमने नजरअंदाज किया। यहाँ मामला मुख्तलिफ है। मसला डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की आजादी का है। बेचारे जज साहब के सर पर थप्पड़ों की बरसात की जा रही थी और जज साहब के मुंह से हर चपेट पर बस उफ ही निकलता जा रहा था। हर चपेट पर उफ, हर गाली पर उफ, मगर इस जुल्म को रोकने वाला और इसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। आप भी क्लिप देखिए। अभी तक इन वकला पर तुहीने अदालत नहीं लगी। ओ अच्छा, ये पीटीआई के वकील नहीं है। अगर पीटीआई के वकील होते तो बहुत मजा आता। पूरे मीडिया ने जुल्म और इंसाफ के इस कत्ल पर पीटीआई के खिलाफ मुकम्मल जनाजे का बंदोबस्त करना था। आजकल इस मुल्क में आतिशे पेशाब फट जाए, ग्लेशियर पिघल जाए, गाँव के गाँव सैलाब में बह जाए, इस पर सिर्फ एक उफ कहकर फर्ज अदा कर दिया जाता है और मामला खत्म कर दिया जाता है। आजकल अगर किसी की जुबान को तोला जाता है, इसके अल्फाज को कसौटी पर परखा जाता है और अगर किसी पर एक्शन लिया जाता है तो वो बनी गाला का रिहायशी है। बनी गाला का रिहायशी उफ भी करे तो 26 किलोमीटर के हुक्मरान की सारी मशीनरी हरकत में आ जाती है। वजारत इतलात गला फाड़ फाड़ कर और वजारत दाखिला मूछों को बल दे देकर कार्रवाई की धमकियां लगाता है। 60-70 टीवी चैनल्स इमरान खान के किसी एक जुमले पर हजारों टॉक शोज कर देंगे। कामरान शाहिद, रऊफ क्लासरा, दानिश अली और बेशुमार एंकर इस एक जुमले में अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों का चूरन मिक्स करके ऐसे लोगों को सुनवाएंगे जैसे वो इमरान खान के दिल में रहते हों। इन्हें तो इमरान खान की उन सोचों का भी इल्म होगा जो अभी इनके दिल में पैदा भी नहीं हुई होंगी और शायद कभी पैदा भी ना हो, मगर ये सारे के सारे अपनी ख्वाहिशात को इमरान खान के किसी एक जुमले से जोड़कर ऐसे बयान करेंगे कि इमरान खान से बुरा इंसान इस रुए जमीन पर नहीं होगा। इमरान खान के किसी बयान को उफ कहकर टाला नहीं जाता, बल्कि इसके खिलाफ इस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है जिससे सारी दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमें उठ खड़ी हों। पाकिस्तान के सारे मीडिया की गैरत जाग जाए, पाकिस्तान के सारे पटवारी का बुग़्ज़ उरूज पर पहुंच जाए और वो सोशल मीडिया पर जाग उड़ाते फिरे। अकबर आला आबादी ने शेर कहा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दहाइयों पहले कहा गया ये शेर पाकिस्तान के आज के माशी, माशरती और सियासी हालात पर मनोन इसी तरह पूरा उतरता है जैसे कभी अपने जमाने में पूरा उतरता होगा। एक जगह आतिश फरमाते हैं कि बख्शे ज़हीर अहमद, ना बख्शे तो शिकायत क्या, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आई। माशरती नाहमवारी माशरे में तकसीम पैदा करती है। इसी तरह ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून भी कानूनी अदम इस्तेकाम पैदा करता है। सियासतदानों को तो रोज अदालतों की तारीखें मिल जाती हैं, मगर एक गरीब किसान अगर किसी ज्यादती पर पिंड के किसी चौधरी पर केस कर दे तो इसे मरते दम तक इंसाफ नहीं मिलता। जिस तरह हमारे मुल्क में गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कवानीन है, इसी तरह हमारे मुल्क में ताकतवर सियासी जमातों और गरीब सियासी जमातों के लिए भी अलग अलग कवानीन है। ताकतवर सियासी जमातें वो हैं जो दहाइयों से पाकिस्तान के निज़ाम में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी हैं। इन्हें जज, पुलिस, वकील और इंसाफ खरीदते देखा जा सकता है। इन्हें अदालतों पर हमला करते भी देखा जा सकता है। इनकी फोन कॉल्स पकड़ी जाएं तो भी इन्हें कुछ नहीं कहा जाता। जैसे शहबाज शरीफ की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो जज से फरमाइश कर रहे हैं कि बेनजीर को इतने नहीं इतने साल की सजा दी जाए। पाकिस्तान के बेहतरीन और महंगे तरीन वकील इन गाक सियासी जमातों की जेबों में रहते हैं। दूसरी तरफ कमजोर सियासी जमातें हैं जो इस निज़ाम में मजबूत जड़ें नहीं रखती, जिनके पास काबिल तरीन वकील करने के लिए बहुत पैसा नहीं होता। इसीलिए अक्सर इनके केसेस अदालतों में रुलते रहते हैं। इन्हें तारीख पर तारीख दी जाती है। 62 सियासी जमात के सियासतदान मुल्क के मुख्तदिर इदारों के बारे में घटिया से घटिया गुफ्तगू भी करें तो इनके पास अपने दिफा के लिए काबिल से काबिल तरीन वकील होते हैं।
اسی لیے ایسی سیاسی جماعت کے لوگ عدالت سے سزا ہو جانے کے بعد قید کا وقت لندن اور اس کے مضافات میں گزارتے ہیں، اور جب ان لوگوں کے لندن میں ویزے ایکسٹینڈ کی تاریخ گزرنے لگتی ہے تو یہ واپس پاکستان بھاگتے ہیں، مگر اپنی شرائط پر، جیسے پاکستان ان کی چھوٹی موٹی کوئی ریاست ہو اور وہ اس کے مفروض بادشاہ ہوں۔ پاکستان میں رہنے کے لیے ایک پاکستانی کے 4 دوست ضرور ہونے چاہیے، ایک وکیل، دوسرا پولیس، تیسرا سیاستدان اور چوتھا کوئی بدماش، ورنہ آپ کو فوری اسائلم کر کے باہر کے ملک روانہ ہو جانا چاہیے۔ پاکستان میں ناانصافی، جرم، غربت، بھوک، ناخواندگی، جہالت، بیماری، موت، بے روزگاری، بغاوت، علیحدگی پسندی، دہشت گردی اور تباہی کی جڑ کرپٹ سمجھوتا کرنے والے بکاؤ اور مجبور شخصیات ہیں، جنہوں نے اپنے مفاد کی خاطر اس قوم کے مفاد کو بیچ دیا، جنہوں نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے ملک کی ساکھ برباد کر دی، جنہوں نے اپنا خاندان بچانے کے لیے قوم کے لاکھوں کروڑوں گھر اجاڑ دیے، جنہوں نے اپنا مستقبل بچانے کے لیے قوم کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ اس قوم کی تباہی کی ذمہ دار یہی اشرافیہ ہے۔ اسے بھی 2 گروپوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ ان میں ایک گروپ بلیک میل کرنے والا ہے، دوسرا بلیک میل ہونے والا۔ بلیک میل کرنے والے کو کبھی اس کے جرم کی سزا نہیں دی گئی۔ بلیک میل ہونے والوں سے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ تم کس بات پر بلیک میل ہو گئے، کبھی خود کو، کبھی اپنے بچوں کو اور کبھی اپنا لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے تم نے اس ملک کی 22 کروڑ عوام کا نقصان کیوں کیا۔ پاکستانی قوم سمجھ چکی ہے کہ اصل مجرم وہی ہیں۔ ان کی آپس کی جنگ میں نقصان ہمیشہ قوم کا ہوا۔ پاکستانی انفراسٹرکچر کی بدترین حالت اس بات کی غماز ہے کہ کبھی کسی نے اس ملک کی خاطر کچھ نہیں کیا، جنہوں نے کیا وہ اپنی خاطر کیا۔ یہ نظام ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور یہ نظام شاید ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ عمران خان اس نظام میں اجنبی ہے، مگر اس نے پھر بھی اس نظام سے کافی طویل جنگ لڑی ہے۔ اس نے اس ملک کے سٹیٹس کو للکارا ہے اور اس وقت وہ خود اس سسٹم کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اگر اس محاذ پر بھی وہ ڈٹے رہے تو طیب اردگان کی طرح ایک نہ ایک دن اس ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہی اس قوم کے 80% عوام کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ جلسوں، جلوسوں، ریلیوں اور دھرنوں میں عوام نے ثابت کیا کہ وہ لائن کے کس طرف کھڑے ہیں۔ اگر یہ لکیر واضح نہ ہوتی تو اس وقت ملک میں ضمنی انتخابات ملتوی نہ کیے جاتے۔ ایک انٹرنیشنل فوڈ چین میں ایک عورت نے احسن خان سیاسی رہنما نون لیگ کے سامنے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگایا تو اسے اپنے خاندان سمیت سیاستدان کے گھر جا کر معافی مانگنا پڑی۔ سیلاب متاثرین نے شہباز شریف امپورٹڈ وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کیا تو ان بیچارے متاثرین کے خلاف مقدمے قائم کر دیے گئے۔ اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں 4 لڑکے ایک سیاستدان کو دیکھ کر ہنس دیے تو اس سیاستدان پلس وکیل نے ان لڑکوں کو گرفتار کرا دیا، کیونکہ اس ملک میں سیاستدانوں کی عزت ہے۔ اگر اس ملک میں کسی کی عزت نہیں ہے تو وہ عوام ہے۔ ان کو تھانوں میں ذلیل کیا جاتا ہے، سیاستدان انہیں لوٹتے ہیں، ان کے بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا جائے یا ٹیکس کے نام پر ان کی جیبوں پر ڈاکہ مارا جائے، عوام کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج بھی عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، مگر پاکستانی اس پیٹرول کو ڈبل ریٹ میں خریدنے پر مجبور ہیں۔ بیرون ملک گھاٹے کے معاہدے یہ سیاستدان کرتی ہے، مگر بھگتتی عوام ہے۔